गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग क्लास 11th के एग्ज़ाम के लिए कुछ क्रैश कोर्स जैसा कुछ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। शॉर्ट में हर चैप्टर का एक स्टडी मटेरियल के थ्रू हम आपको उस चैप्टर को रिवाइज कराएंगे और फिर रिवीजन के बाद हम लोग चैप्टर वाइज जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको हम आपको रिवाइज कराएंगे, तैयारी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपके लिए पिछला 2 वीडियो डाला है आपके लिए, जिसमें हम लोगों ने यूनिट को कंप्लीट किया। आपका पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट का 2 वीडियो हुआ और उस 2 वीडियो में हमने यूनिट को कंप्लीटली रिवाइज कराया और यूनिट का कुछ लास्ट में प्रैक्टिस भी कराया कि कैसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखेंगे, है ना। एसआई यूनिट ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन क्या है, यूनिट जो हम लोग पढ़े तो बहुत ही आसान है, अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान सा है ये डायमेंशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है चलिए समझा जाए। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये डायमेंशन होता क्या है। तो डेफिनेशन कह रहा है डायमेंशंस आर द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विथ विच इट रेज टू फॉर्म द डिराइव्ड यूनिट। क्या हुआ सर, नहीं मतलब समझ में आया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मतलब नहीं समझ में आया तो उसके लिए हम हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी हम लोगों ने यूनिट पढ़ा और लास्ट में यूनिट का प्रैक्टिस भी किए थे हम लोग। तो अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो अगर हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा सर, तो मीटर पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी है, ये फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है। तो सर ये 2 फिजिकल क्वांटिटी मीटर लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर ये तो डिराइव्ड हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, डिराइव्ड तो हुआ। अब कह रहा है कि वेलोसिटी का जो डिराइव्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इस यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन फंडामेंटल आया है। तो सर मीटर आया है और सेकेंड आया है, दोनों का पावर कितना कितना है, तो मीटर का पावर 1 और सेकेंड का पावर -1। तो इसी पावर को द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विथ विच इट रेज टू फॉर्म द डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आता है उसी पावर को कहा जाता है क्या, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विथ विच इट रेज टू फॉर्म द डिराइव्ड यूनिट। ओके, अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल भी आपको बता दें हम। जैसे हम कहें कि यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स का क्या यूनिट हुआ था, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यहां पर इस फोर्स के यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है। इस फोर्स के यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है बताइए। तो सर एक केजी आया, एक मीटर आया और एक सेकेंड आया ना। तब इनका पावर कितना कितना है भाई, तो सर केजी का पावर कुछ नहीं है यानी 1, मीटर का भी पावर कुछ नहीं है यानी 1 और सेकेंड का पावर -2। तो ये जो पावर है
इसी को तो डायमेंशन कह रहे हैं। यानी फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 1 एंड -2 kg 1, सेकेंड मीटर 1 और सेकेंड -2। तो these powers, the power of fundamental units with which it raised to form the derived unit, derived unit को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट कितने पावर से रेज हुआ है, उठा है, कितने पावर से उठा हुआ है, इसी को कहा जाता है क्या, डायमेंशंस। आया समझ में? तो यहां पर एग्जांपल में भी आपको हमने दिया हुआ है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। हियर टू फॉर्म द डिराइव्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर कम्स विथ 1 पावर एंड सेकेंड कम्स विथ -1 पावर। So dimensions of velocity are 1 and -1। देखिए लिख दिया हुआ है। So the dimensions of velocity are 1 and -1। ओके? लेकिन अब यहां पर समस्या क्या है कि जब डायमेंशन पढ़ते हैं ना, तो डायमेंशन तो सिर्फ पावर को कहा जा रहा है भाई, सिर्फ पावर को ना। लेकिन पावर लिख देने से उस फिजिकल क्वांटिटी का पता चल जा रहा है क्या? हमने लिख दिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है 1 एंड -2। अब बोले इसको पहचानिए, तो 1 एंड -2, तो सर 1 एंड -2 से तो पहचान नहीं हो पाएगा, या बहुत जोर दिमाग लगाएंगे तो आप कह सकते हैं कि सर मीटर और सेकेंड का पावर -2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर एक्सेलरेशन। लेकिन हम बोले कि नहीं जी गलत है। काहे गलत है? तो हम जान रहे हैं काहे गलत है। हम बोले नहीं ये वाला, ये सेकेंड का नहीं है, ये क्या है, ये मीटर का भी नहीं है, ये सेकेंड का है लेकिन ये मीटर, ये केजी का है, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर ये तो सरफेस टेंशन हो गया। हाँ भाई सरफेस टेंशन तो हो गया। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि सिर्फ पावर लिखने से उस फिजिकल क्वांटिटी का पहचान नहीं हो पाएगा। पावर के साथ अगर हम ये भी बता दें कि नहीं वो केजी का है, कि मीटर का है, सेकेंड का है, तब तो उसका पहचान होना आसान है। तो डायमेंशन में थोड़ा सा समस्या क्या है कि डायमेंशन रिप्रेजेंट ओनली द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो सर एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे समस्या का उपाय बता दिया। यानी कि क्या समस्या था कि सर वो किसका पावर है नहीं पता चल रहा था, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ये भी बता रहा है कि वो किसका पावर है। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको दोनों बात बता रहा है। क्या क्या? पावर तो बता ही रहा है, साथ में आपको ये भी बताएगा कि वो किसका पावर है। ओके, तो अगला डेफिनेशन हमारा है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हुआ सर? तो जैसा कि नाम है एक फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला सर? तो कह रहा है इट इज ए फॉर्मूला, ये एक ऐसा फॉर्मूला है विच इंडिकेट, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दैट विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स कम इन द डिराइव्ड यूनिट एंड विथ व्हाट पावर। जो दर्शाता है कि कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है, कम्स इन द, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स कम इन द डिराइव्ड यूनिट, कि कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट उस डिराइव्ड यूनिट में आया है, एंड विथ व्हाट पावर, और उसका पावर कितना है। ये दोनों बात बता रहा है। कौन कौन बात? तो कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट और उसका पावर कितना है। यानी लेंथ आया है कि मास आया है कि टाइम आया है, और अगर लेंथ आया है तो उसका पावर कितना है, मास आया है तो उसका पावर कितना है, टाइम आया है तो उसका पावर कितना है। तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो पावर है लेंथ का है, ये जो पावर है मास का है, तब तो उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना आसान हो जाएगा ना। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला को हम पढ़ते हैं ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना आसान हो सके। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या समझे? तो डायमेंशन सिर्फ पावर को कहा जा रहा था। कोई भी फिजिकल किसी भी डिराइव्ड यूनिट को लिखने के लिए उस
उस डिराइव्ड यूनिट में फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आया है, द पावर विथ विच द फंडामेंटल यूनिट रेज टू फॉर्म द डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट जिस पावर से आया है उस पावर को कहा जाता है डायमेंशन। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला जो हमको दोनों बात बताएगा। क्या बताएगा? कि कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है और उसका पावर कितना है। ओके, चलिए फिर समझ में आया क्या कि वो पावर किसका है और कितना पावर है? ये दोनों बात हमको कौन बताएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब टू राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला, एक डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे भाई? तो कैपिटल एम फॉर मास, मास के लिए कैपिटल एम। लेकिन अगर यही यूनिट लिखना होता था तो मास के लिए केजी, याद कीजिए। डायमेंशन में एल लिखेंगे लेंथ के लिए, लेकिन यही जब लेंथ का यूनिट लिखना होता था तो मीटर। टाइम के लिए डायमेंशन टी लेंगे, ये देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन यही जब इसका यूनिट लिखना था तो टाइम के लिए सेकेंड। ध्यान दीजिए, करंट के लिए डायमेंशन में आई या फिर ए, लेकिन यही जब यूनिट लिखना था तो ए लिखेंगे। टेम्परेचर के लिए डायमेंशन में के और यूनिट में भी के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन में सीडी और यूनिट में भी सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डायमेंशन में एमओएल और यूनिट में भी एमओएल। यानी कि आप क्या देख रहे हैं? दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें यूनिट और डायमेंशन में, तो सिर्फ ये तीन सिंबल, मास के लिए एम, यूनिट में केजी, लेंथ के लिए एल, यूनिट में एम, टाइम के लिए टी, यूनिट में सेकेंड। बाकी देखिए ना, जो यूनिट का सिंबल है वही डायमेंशन का सिंबल है, जो डायमेंशन का सिंबल है वही यूनिट का सिंबल है, जो डायमेंशन का सिंबल है वही यूनिट का सिंबल है, जो डायमेंशन का सिंबल है वही यूनिट का सिंबल है। देखिए तो इसलिए थोड़ा सा बस ये तीन याद रखना। इसके अलावे आपको याद होगा एसआई सिस्टम में दो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लिया गया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दे हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो अब जैसे कि हम लोग अच्छा यहां नीचे में प्रैक्टिस करना है तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहां से थोड़ा सा एक डायमेंशन, जैसे एक यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं ना। चलिए ना, प्रैक्टिस करने से पहले यहां पर जैसे हमने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो आपको पता है वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या हुआ था, याद है क्या? तो सर मीटर और सेकेंड है। अच्छा, इसके भी पहले थोड़ा सा और आपको समझा दें। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हुआ था? तो सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब इसका एसआई यूनिट लिखे थे ना, तो याद कीजिए ना, एसआई जो यूनिट जब लिखे थे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, यानी कि क्या हो गया था? मीटर पर सेकेंड। लेकिन यही इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ शॉर्ट में लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तब क्या हो जाएगा पता है? तो सर मीटर आ गया ना। मीटर तो लेंथ का यूनिट है, लेकिन जब इसका डायमेंशन लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? देखिए ना, एल। यूनिट में तो मीटर लिए, लेकिन मीटर किसके लिए लिए? लेंथ के लिए। तो सर लेंथ का डायमेंशन क्या होना है? तो मीटर के जगह में लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा एल। और सेकंड के लिए क्या होगा सर? तो सेकंड किसका यूनिट हुआ था? देखिए ना, टाइम का। और टाइम का डायमेंशन क्या लेना है? टी लेना है। और पावर में क्या आ जाएगा? -1।
तो ये तो हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल इधर लिखते हैं। जैसे हमने कहा फोर्स के लिए, तो पहले सर फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हुआ था? मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ था सर, यही ना हुआ था? मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ था सर। तो चलिए बहुत अच्छा बात है। तो पहले इसका एसआई यूनिट बना दीजिए ना, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बना लीजिए। तो मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट याद होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये हमारा फोर्स का एसआई यूनिट निकल गया। अब जब हमको यूनिट निकल गया तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। अरे तो मास केजी यानी क्या हुआ सर? अरे केजी क्या हुआ सर? मास का तो हुआ। केजी किसका यूनिट हुआ? मास का। और मास के लिए डायमेंशन में क्या लिखा जाएगा? एम। तो केजी के जगह आ जाएगा एम। और सर मीटर, मीटर के लिए क्या हो गया? मीटर किसके लिए हुआ? लेंथ के लिए, लेकिन लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। और सेकेंड किसके लिए हुआ सर? तो सेकेंड हुआ टाइम के लिए, तो सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर की जगह में t-2। तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml t-2। देखिए तो ml t-2। ओके, तो हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे 2 4 5। पहले थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ लें। आइए यहां पर प्रैक्टिस करना है, यहां पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से पहले एक और डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यूजेज ऑफ डायमेंशन। बस लेसन कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखा जाए तो ये अभी क्या पढ़े हम लोग? डायमेंशनल, ये डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन सिर्फ पावर को कहा गया। किसका पावर? फंडामेंटल यूनिट का पावर। फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए जिस पावर से आया उस पावर को कह दिया गया डायमेंशनल, उस पावर को कह दिया गया डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहा गया? तो सर एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हमको दोनों बात का पता चलता है, वो पावर किसका है और कितना पावर है। अगर पावर -1 है तो सर वो किसके लिए आया है? मीटर के लिए आया, लेंथ के लिए आया, कि टाइम के लिए आया, कि सेकंड के लिए आया। तो एक ऐसा फॉर्मूला विच इंडिकेट बोथ क्या क्या, विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स कम इन द डिराइव्ड यूनिट एंड विथ व्हाट पावर। कौन सा फंडामेंटल यूनिट आया है और उसका पावर कितना है। एग्जाम्पल में आपको हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका भी बताया। ये चीज याद रखेंगे। ये टेबल को लेंथ, मास के लिए डायमेंशन m, लेंथ के लिए डायमेंशन l, टाइम के लिए डायमेंशन t, करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला A यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला K यूज करेंगे। करंट के लिए A और I दोनों यूज करते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला CD यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला MOL यूज करेंगे। ओके चलिए ठीक है। अब आते हैं डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहा जाएगा। तो इक्वेशन तो आप जानते ही हैं। तो कह रहा है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करा दिया जाएगा, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटिंग, किसके साथ? इक्वेट कराने यानी इक्वल कराना भाई, किसके साथ? विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तब जो इक्वेशन बनेगा देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। जब एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करा दिया जाएगा, तब जो इक्वेशन बनेगा उसी को कहा जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, जैसे एग्जांपल में हमने कहा वेलोसिटी, एक मिनट थोड़ा सा और इसको क्लियर कर ले जो लिखा हुआ है। कहता है कि एक डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए ये तरीका है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए m, l और t तीनों लिखना होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए m, l और t तीनों लिखना होगा और साथ में उसका जो पावर है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, हमने कहा वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? lt-1, अभी आपको बताए थे। तो ये तो सही है, लेकिन रूल क्या कह रहा है
कि सर इसमें m भी आना चाहिए, लेकिन सर वेलोसिटी में तो मास आता नहीं है, तो फिर कैसे इसमें m लिया जाएगा? तो कहता है कि अगर रूल के अनुसार लिखेंगे तो LT-1 तो लिख देंगे, लेकिन रूल कहता है मास भी होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी में तो मास आता नहीं है, तो इसका पावर को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये सही डायमेंशनल इक्वेशन हुआ किसका? वेलोसिटी का, m0 LT-1। हालांकि हम लोग शॉर्ट में LT-1 भी बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही मान लीजिए एग्जाम में कह रहा है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, और वहां पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, LT-1 और m0 LT-1 भी दिया हुआ है, और डायमेंशनल इक्वेशन की बात कर रहा है, तो वहां पर हम लोग m0 LT-1 को ही टिक करेंगे, क्योंकि वही एक सही तरीका है ना। तो इस तरह से अभी तक हम लोग क्या क्या जाने भाई? डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। ओके, अब आगे डायमेंशनल इक्वेशन का यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करने के लिए, एनालिसिस का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एनालिसिस है ना। तो डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करने के लिए, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करने के लिए हमको थोड़ा सा डायमेंशन का प्रैक्टिस होना होगा। ओके, तो चलिए इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि डायमेंशन का यूज करने के लिए इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यूजेज ऑफ डायमेंशन, तो यूज करने के लिए डायमेंशन याद रखना होगा, तब तो हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। चलिए देखा जाए, जैसे हम लोग पहला से शुरू करें, यूनिट का भी हमने प्रैक्टिस कराया था। जैसे हमने कहा एरिया है ना, तो अब यहां पर ये एरिया का क्या फॉर्मूला हो रहा है? L इंटू बी हो रहा है ना। तो अगर हम इसका SI फिर से कर लेते हैं, SI यूनिट लिखने बोले तो पिछले दिन SI यूनिट का हमने डायमेंशन ये प्रैक्टिस करवाए थे, मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे तो मीटर यानी क्या, किसका यूनिट है? ये लेंथ का ना। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या सिंबल है सर? L। लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। तो ये मीटर यानी लेंथ हुआ, तो इसके लिए L, और पावर जो है सो रहेगा। देखिए हो गया। तो अगर आप यूनिट निकाल लेते हैं तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, इसलिए पहले यूनिट पढ़ा जाना है, फिर डायमेंशन। अगर यूनिट निकाल लिए तो डायमेंशन तो आसानी से बन जाएगा। ओके, दूसरा, एरिया के बाद आ जाइए वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच, यही ना। तो इसके लिए SI यूनिट क्या हो जाएगा? पिछले दिन भी बताए हुए हैं, तो यूनिट के हेल्प से डायमेंशन निकालिएगा, आसान होगा, इसलिए फिर से रिपीट करा दे रहे। M इंटू M, दैट इज M क्यूब। अब बताइए तो इसका DF क्या होगा? DF यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सर यहां भी तो मीटर ही हुआ। हाँ जी, यहां भी मीटर ही है, तो फिर इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? बताइए। तो मीटर यानी लेंथ ना, मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ के लिए L, और पावर जो है सो L क्यूब। पावर क्या हो जाएगा? L क्यूब। नंबर 3 में आइए, इसी तरह से डेंसिटी। डेंसिटी क्या फॉर्मूला सर? मास बाई वॉल्यूम। तो अब इसका पहले SI यूनिट बताइए। तो सर SI यूनिट तो हम लोग पिछले दिन भी लिखे हुए, फटाफट लिख देते हैं। मास के लिए kg, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा? kg पर मीटर क्यूब। अब इसी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे सर तो क्या होगा सर? बताइए तो। डायमेंशनल फॉर्मूला में kg यानी मास हुआ ना भाई, तो मास के लिए m, और मीटर क्यूब के लिए L-3। मीटर क्यूब के लिए L-3, और क्या?
तो ml-3, अगर इसी को सही तरीका में इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे तो ml-3 T0 भी लिखना पड़ेगा, है ना। आइए नंबर 4, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब इसका एसआई यूनिट पहले बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका डीएफ क्या होगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सर मीटर यानी लेंथ और सेकेंड यानी टी का पावर -1 ब्रैकेट के साथ, डायमेंशन में ब्रैकेट लिखना होगा। देखिए ना कितना आसान है, बताइए। यूनिट सीख गए तो डायमेंशन तो बस 10 मिनट का काम है। यूनिट से डायमेंशन, मीटर सर, मीटर किसका, लेंथ का, तो एल। सेकेंड किसका सर, टाइम का, तो टी। ओके, नेक्स्ट आइए नंबर 5। नंबर 5 आ जाइए, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसके लिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका डीएफ बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी, सॉरी पावर यहां माइनस, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, LT -2, यही ना। तो देखिए, तो मीटर के लिए L, सेकेंड यानी टाइम, टाइम के लिए T, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का L, मास केजी, मास का यूनिट में केजी, केजी का मास M। सिर्फ सिंबल तो बदलना है डायमेंशन में, यूनिट निकालने आ गया, उसका सिंबल बदल दीजिए, डायमेंशन हो जाएगा। नंबर 6, एक्सेलरेशन के बाद आ जाइए फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। इसका क्या ऐसा यूनिट होगा भाई, मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डीएफ बता दीजिए ना, डीएफ इज इक्वल टू मास के लिए m, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t का पावर -2, mlt का पावर -2। क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा मन लगाइए, सब कुछ एग्जाम तो ऐसे ऐसे निकल जाएगा, है ना। लेकिन मन लगाना ना पड़ेगा कि हजारीबाग का हवा लगा हुआ है, बस क्लास बैठे हु बस हो गया। अरे क्लास में हु करने के लिए हजारीबाग नहीं आए थे बाबू, आप पढ़ने आए थे, हैं, पढ़ने आए थे ना। मन लगाइए पढ़ने में, पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप कैरियर बनाने आए थे हजारीबाग, पिताजी को हजारीबाग भेजे तो कितना गर्व हुआ कि बेटा को हजारीबाग में पढ़ा रहे हैं। अब बेटा यहां पढ़िए नहीं रहा है, खाली इंटरटेनमेंट के चक्कर में लगा हुआ है। बहुत मजा आता है, अरे मजा नहीं आता है भाई, हजारीबाग में बहुत मजा आता है, पढ़ने में मजा आना चाहिए, है ना। पढ़ने में मजा आना चाहिए, पढ़ाई में मजा लीजिए, तब देखिए जिंदगी में फिर मजा आने लगेगा। एक बार कैरियर बन गया तो फिर जिंदगी में मजा आने लगेगा, और एक बार कैरियर से भटके तो जिंदगी बोझ बन जाएगा बच्चों, इस बात का ख्याल रखिए। इसलिए पढ़ाई में मन लगाइए, रिवाइज कीजिए मन लगा करके। ओके, चलिए एक दो और बताते हैं और फिर आपको हम कुछ बनाने दे देते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे फोर्स के बाद आ जाइए नंबर 7 में, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला भाई, फोर्स बाय एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, है
एसआई यूनिट हो जाएगा फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो मिला करके 1 मीटर से ये कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा सर इसका केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी का डीएफ क्या हो जाएगा बता दीजिए तो है। तो केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल का पावर -1, सेकेंड के लिए टी का पावर -2। ये आ गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml -1 ठीक है बच्चों। तो अब 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दे दें, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको देखिए कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा रहा है। कुछ आपको हमने प्रैक्टिस करवाया, अब 2-4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ओके, तो पहला वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पावर, वर्क बाय टाइम। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नंबर 5 टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। नंबर 6 इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। नंबर 7 फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम पीरियड, सिंपली टाइम लिखते हैं। नंबर 8 एनर्जी। एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 9 नंबर दे दें, 2 और दे देते हैं 10, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चार्ज के लिए करंट इंटू टाइम है ना। नंबर 10 और क्या दे दे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। तो ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो आपका भी डायमेंशन जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे। चलिए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ये हम लोग यहां तक प्रैक्टिस फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिए। अब देखिए यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो यूज में डायमेंशन का यूज करने के लिए हमको सबसे पहले एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये डायमेंशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम डायमेंशन का जो भी यूज पढ़ेंगे, हमको 2 यूज जानना है बच्चों, लेकिन दोनों यूज इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्या यूज है सर? बहुत सिंपल सा है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है, मान लिया जाए अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 2 केजी आलू प्लस 3 मीटर कपड़ा कितना होगा। 2 केजी आलू में 3 मीटर कपड़ा जोड़ा जाएगा तो कितना रिजल्ट होगा बताइए।
बता सकते हैं? तो सर इट इज मीनिंगलेस। सर इट इज मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग होगा क्या? नहीं होगा। सर 2 केजी मास और लेंथ जुटेगा? कभी नहीं जुटेगा ना। है? अब हम बोल रहे हैं 4 मीटर कपड़ा प्लस 3 सेकेंड, बताइए कितना होगा? तो सर नहीं जुटेगा, मीनिंगलेस होगा। मीनिंगलेस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहता है कि फिजिक्स में सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के साथ जो, हाँ 2 केजी आलू और 4 केजी प्याज जोड़ेंगे तो सर 6 केजी सामान हुआ। केजी के साथ जुटेगा। 2 मीटर कपड़ा और प्लस 3 मीटर रस्सी जोड़ेंगे तो सर 6 मीटर सामान होगा। है? होगा ना। हाँ, तो सर मीटर के साथ जुटेगा, केजी के साथ जुटेगा, सेकेंड के साथ जुटेगा, फोर्स के साथ जुटेगा, वेलोसिटी के साथ जुटेगा। लेकिन क्या फोर्स प्लस वेलोसिटी जुटेगा? नहीं जुटेगा। फोर्स और वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं होगा। ये है मेन होमोजेनिटी का स्टेटमेंट का मतलब। चलिए अब स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या कह रहा है भाई, क्योंकि होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनिटी इज ए वेरी, क्योंकि आगे डायमेंशन का जो भी यूज है बच्चों, ये होमोजेनिटी से ही हो पाएगा। इसलिए होमोजेनिटी को ठीक से समझना होगा। क्या कह रहा है? तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अनुसार, the dimensions of all the fundamental units in each and every terms on either side of a physical relation is always same। मतलब क्या हुआ? कह रहा है the dimensions of, according to this principle, the dimensions of all the fundamental units in each and every term on either side of a physical relation is always same। मतलब कोई भी एक फिजिकल रिलेशन हम लोग ले लेते हैं, क्या मान लिया जाए x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, मान लेते हैं ना एक एग्जांपल में कि एक फिजिकल रिलेशन है। तो फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी x कब मिलेगा? y और z को मिलेगा। तो फिर y और z जो है, तो x LHS में कितना टर्म हो गया? एक टर्म x, RHS में कितना टर्म है? 2 टर्म y और z। तो कह रहा है कि इस रिलेशन में जितने भी टर्म है ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, यानी कि LHS में चाहे RHS में, इन सबों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन सेम होने का मतलब, अगर ये x हमारा लेंथ है तो y भी लेंथ होना चाहिए, z भी लेंथ ही होना चाहिए, तभी ये लेंथ और लेंथ मिलकर के क्या देगा? लेंथ देगा। अगर x हमारा मास है तो y भी मास होना चाहिए, z भी मास होना चाहिए। तो वही तो कह रहा है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फंडामेंटल यूनिट्स इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इज ऑलवेज सेम। किसी भी फिजिकल रिलेशन के दोनों तरफ में, LHS में और RHS में जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, चाहे जितना भी टर्म होगा। अगर इसी में y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एक टर्म और, तो अगर y लेंथ है, z लेंथ है, तो w को भी लेंथ ही होना होगा, तभी वो जुटा होगा। नहीं तो अगर y और z लेंथ है, w मास है, तो सारी इस रिलेशन का कोई मीनिंग नहीं होगा। ऐसा रिलेशन फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया क्या है होमोजेनिटी? तो होमोजेनिटी कहता है the dimensions of all the fundamental units in each and every terms on either side of a physical relation is always same।
किसी भी फिजिकल रिलेशन में दोनों तरफ रिलेशन है तो एक एलएचएस एक आरएचएस, रिलेशन तो दो के बीच बनेगा, एलएचएस और आरएचएस के बीच में। तो एलएचएस और आरएचएस के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है, एलएचएस में अगर 4-5 टर्म है, आरएचएस में 4-5 टर्म है, तो सभी टर्म का द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फंडामेंटल यूनिट्स इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड इज ऑलवेज सेम। सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। अगर एलएचएस में ये एक्स वेलोसिटी है तो आरएचएस में भी ये दोनों क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर एलएचएस में एक्स आपका फोर्स है तो वाई और जेड भी क्या होगा? फोर्स ही होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब। अगर x का डायमेंशन LT-1 आ गया तो y का भी डायमेंशन LT-1 और z का भी डायमेंशन LT-1 ही होगा, तभी ये रिलेशन सही होगा। और अगर ऐसा नहीं आता है, यही तो है चेक करने का पहला यूज, इसीलिए तो बता रहे हैं। कह देगा एक रिलेशन देकर के चेक कीजिए कि सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो डायमेंशन निकाल करके, अगर सब टर्म का डायमेंशन सेम आ गया तो सही होगा, नहीं आएगा तो सही नहीं होगा। देखेंगे अगले वीडियो में। पहले होमोजेनिटी को समझिए। होमोजेनिटी समझ में आया? सीधा सा एक फंडा याद रखिए ना कि फिजिक्स में सेम क्वांटिटी के साथ जुट सकता है। लेंथ के साथ जुटेगा, मास के साथ, टाइम के साथ, फोर्स के साथ, वेलोसिटी के साथ। यानी कि किसी भी फिजिकल रिलेशन में कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है तो अगर एलएचएस में मास है तो आरएचएस के में भी मास होगा, एलएचएस में फोर्स है तो आरएचएस में भी फोर्स होगा। The dimensions of all the fundamental units in each and every term on either side of a physical relation is always same. ओके बच्चों, अब इस प्रिंसिपल से रिलेटेड हम लोग अगले दिन कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा और फिर इसका 2 यूज है बच्चों, दोनों यूज करेंगे और हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानेंगे। हमको लगता है कि अभी 2 वीडियो और जाएगा। टाइम लग रहा है ना, ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे आप बोर हो जाइएगा। 40-45 मिनट का वीडियो ठीक है, 2-2 घंटे का वीडियो देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, आप बोर हो जाइएगा। बनाने के लिए क्या है, हम बना सकते हैं, है ना? लेकिन ठीक है, हम अपने ही स्टाइल से काम करते हैं, बाकी आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पर। बस 2 वीडियो और, 2 वीडियो के बाद हम लोग देखिए, 2 वीडियो के बाद हम लोग क्वेश्चंस में आ जाएंगे, है ना? क्वेश्चंस में आ जाएंगे। बस 2 वीडियो और, एक वीडियो डायमेंशन का, एक वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर का। ओके, और आपसे फिर से वही बात करेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और हम लोग जान रहे हैं क्लास 11th के लिए क्रैश कोर्स, यानी कि पूरे सिलेबस को शॉर्ट में रिवाइज करके और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एक वीडियो हमने यूनिट्स का डाला है और ये हमारा डायमेंशन का वीडियो चल रहा है। ओके, तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग 2 से 3 वीडियो में, 4 वीडियो में, 3 वीडियो मान के चलिए, 3 वीडियो में या 4 वीडियो में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन का थ्योरी कर लेंगे और फिर एक वीडियो में इसका सारा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ओके, तो देखते रहिए। मैं राजेश प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल, ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म YouTube चैनल फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। तो बच्चों, पिछले दिन हम लोग, यानी कि अभी तक हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जान लिए हैं ना? क्या कह रहा था होमोजेनिटी? तो होमोजेनिटी कहता है द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फंडामेंटल यूनिट्स इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन
आइदर साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इज ऑलवेज सेम। किसी भी फिजिकल रिलेशन के दोनों तरफ में जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगे सबका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर एलएचएस में लेंथ है तो आरएचएस में जितना भी टर्म होगा सब लेंथ ही होगा। जैसे इसका एक हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां जगह है। मान लिया जाए, कह रहा है द क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन होमोजेनिटी से बनता है। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एच x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ C। फाइंड द डायमेंशन ऑफ C। इस C का डायमेंशन निकालिए। ध्यान देंगे बच्चों, कह रहा है C का डायमेंशन निकालिए। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में सर C क्या है, तो जो भी है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो देखिए कितना आसानी से हम लोग होमोजेनिटी को यूज करेंगे। होमोजेनिटी कहता है इस रिलेशन में जितने भी टर्म हैं, आपका सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में आपका इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं, चाहे एलएचएस में चाहे आरएचएस में, होमोजेनिटी कहता है कि सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। The dimensions of all the fundamental units in each and every term on either side of a physical relation is always same। यानी कि जो डायमेंशन x का एलएचएस में है वही डायमेंशन a का, वही डायमेंशन bt का, इस पूरे टर्म का, सिर्फ b का नहीं। ये a के साथ t नहीं है, इसलिए a का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम। लेकिन b और t एक साथ एक टर्म बना रहा है, तो bt का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का, वही x का, वही, और जो ct स्क्वायर का, यानी लिखेंगे फ्रॉम होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। अब यहां से अगर c का डायमेंशन निकालना है तो फिर c को इक्वेट करा करके चलते हैं। तो c का डायमेंशन निकाल, हमको डायमेंशन किसका, x का पता है, पोजीशन, x क्या है, पोजीशन है, पोजीशन यानी डिस्टेंस मीटर। तो क्या हो जाएगा भाई इसका डायमेंशन, यहां पर देखिए, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, तो x बाई टी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा c का डायमेंशन, x हो गया l और t स्क्वायर यानी टाइम है, तो t स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा l t माइनस 2। ये आ गया डायमेंशन c का। c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t माइनस 2। समझ में आया। इस तरह से चाहे कैसा भी इक्वेशन दिया हो, उसमें जितना भी टर्म हो, होमोजेनिटी कहता है सबका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हम लोग देखेंगे। पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए होमोजेनिटी क्या कह रहा है। अब जब होमोजेनिटी समझ में आ गया, अब हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशन कर सकते हैं। होमोजेनिटी बार बार बात कर रहे हैं, होमोजेनिटी याद रखिएगा। और होमोजेनिटी क्या कह रहा है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फंडामेंटल यूनिट्स इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इज ऑलवेज सेम। किसी भी फिजिकल रिलेशन के दोनों तरफ जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग यूज करेंगे डायमेंशन का। पहला यूज क्या कह रहा है, यूज इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। एक फिजिकल रिलेशन दिया रहेगा,
उसके करेक्टनेस को हम लोग डायमेंशन से जांच कर सकते हैं। कैसे जांचेंगे? तो कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो चेक करने का काम है, करेक्टनेस चेक करने का काम है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। यानी कि कोई इक्वेशन सही है, डायमेंशनली सही है या नहीं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। कैसे? तो होमोजेनिटी क्या कहा कि सभी टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अब जो इक्वेशन दिया है उसके सभी टर्म का डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर LHS में और RHS के सभी टर्म का डायमेंशन सेम आएगा तो हम कह देंगे द रिलेशन इज करेक्ट, अदरवाइज द रिलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल यहां से समझते हैं हम लोग भाई। जैसे हमने कहा एक इक्वेशन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आप इक्वेशन जान रहे हैं ना। अब ये इक्वेशन आपका सही है कि नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए? ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाए? तो चेक करने के लिए देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो LHS ले लेंगे। LHS में क्या है भाई आपका? LHS में आपका V है, तो डायमेंशन ऑफ V निकाल लीजिए। तो V का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो V वेलोसिटी है ना, तो V का डायमेंशन हो जाएगा LT माइनस 1, LT माइनस 1 हो गया। अब RHS ले लीजिए ना। RHS में क्या है आपका? RHS में है सर U प्लस AT। तो देयरफॉर, तो इस U प्लस AT का डायमेंशन लीजिए, तो U का डायमेंशन अलग और प्लस AT का डायमेंशन अलग। U क्या है? U भी तो वेलोसिटी है, तो U का डायमेंशन हो जाएगा सर LT माइनस 1, और अंदर में फिर यहां पर क्या है? A प्लस T है, तो A का डायमेंशन, A इज एक्सेलरेशन, यहां दिया रहेगा कौन सा टर्म सब है, सारा टर्म का जानकारी दिया रहेगा। तो A इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2 इंटू T, A इंटू T, A का डायमेंशन LT माइनस 2 इंटू T, तो T के लिए क्या रह जाएगा? T। अब देखिए मिला करके क्या हो जाएगा जी? LT माइनस 1 और प्लस क्या हो गया? यहाँ T का पावर माइनस 2 और इंटू T का पावर 1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? T का पावर माइनस 1। अब देखिए तो इस और वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी यानी LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 दोनों सेम है तो जुट जाएगा ना LT माइनस 1। देखिए LHS में क्या आया था? LHS में भी आपका आया था सर, LHS में क्या आया था? देखिए LT माइनस 1। RHS में क्या आ गया? LT माइनस 1 आया क्या है? LHS में LT माइनस 1 आया ना, RHS में भी LT माइनस 1 आ गया। तो जब दोनों तरफ का ये क्या डायमेंशन सेम है तो हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज क्या? एज डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, so the relation is क्या? करेक्ट। बस इस तरह से डायमेंशन के हेल्प से हम लोग इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। कितना सिंपल सा काम है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसके दोनों तरफ का डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आ गया तो हम लिख सकते हैं कि द रिलेशन इज करेक्ट। आइए दूसरा यूज क्या कह रहा है? टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज।
बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करने का जो काम है ये भी हम लोग डायमेंशन के हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसका अच्छा, जब डिराइव करने की बात आ रही है तो रिलेशन डिराइव करना, तो रिलेशन जो डिराइव करेंगे तो सही रिलेशन होना चाहिए ना। तो सही रिलेशन का जानकारी तो हमको होमोजेनिटी ही देगा। और होमोजेनिटी कैसे देगा? तो जो रिलेशन आएगा उसके दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही ना मतलब है। तो ये इसीलिए ये यूज भी, दिस यूज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये यूज भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही आधारित है। ये दूसरा जो यूज है रिलेशन डिराइव करना, ये यूज भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर आधारित है। अब चूंकि डिराइव कैसे करेंगे, तो बच्चों हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है तो डेरिवेशन तो वहां देगा नहीं, बाकी क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कि इस यूज को कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंट। ये आपका डायमेंशन भी कंप्लीट हो गया, ये आपका डायमेंशन भी कंप्लीट हुआ। देखिए कितना सिंपल सा बात है ना। एक वीडियो का यूनिट, एक वीडियो का डायमेंशन, और आज इसी वीडियो में, चूंकि अभी ये वीडियो में बहुत कम टाइम हुआ है, इसी वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी जान लेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखा जाए कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। तो किसी भी मेजरमेंट को जब हम लोग करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को करते हैं, तो उस मेजरमेंट में हमने कितना एक्यूरेट डिजिट का यूज किया है और कितना अनसर्टेन डिजिट का यूज किया है, यही सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताता है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इन ए मेजरमेंट। अब जैसे ये अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिएगा। मान लिया जाए ये एक, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ऐसा करते हैं हम लोग, एक रॉड बनाते हैं रेड कलर का। ये हमारे पास बच्चों एक छड़ है, जिसके लंबाई को निकालना है ना। लेकिन अब इस छड़ के लंबाई को हम लोग निकालेंगे। अब आपके पास एक स्केल है, एक स्केल है बच्चों। ये इस तरह से 5 5 5 5 5 5 5 5 5, ये इस तरह से बच्चों हमारे पास एक स्केल है, और इस स्केल से इस छड़ का लंबाई निकालना है। हमने कहा ये 0 से शुरू हुआ, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये 50 सेंटीमीटर का मान लिया जाए छड़ है। अब हम कहें कि इसका लंबाई बताइए, तो देखिए तो इसका लंबाई कहां पर आ रहा है सर? यहां से इसको सीधा खींचेंगे, यहां पर आया ना। तो इसका लंबाई कितना हुआ? तो हम कह सकते हैं कि सर 30 31 31 पॉइंट। अब 31 के बाद कितना ले लिया जाए भाई? तो कोई कह रहा है सर 0.2 ले लीजिए, कोई कह रहा है 31.5 ले लीजिए, कोई कह रहा है 31.6 ले लीजिए।
है ना? तो 31 तो सर्टेन हुआ, लेकिन ये जो 0.5, 0.6, 0.2 है, इट इज अनसर्टेन। तो 30 कितना सर्टेन डिजिट कितना है? 2, 31, और अनसर्टेन डिजिट कितना है? 1, 0.6। तो इसी को टोटल इस मेजरमेंट में हमने 2 सर्टेन डिजिट 31 और 1 अनसर्टेन डिजिट 0.6। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अब डिफिनेशन क्या कहता है? देखिए, द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन ए मेजरमेंट अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। जिस मेजरमेंट के लिए हम कॉन्फिडेंस है, सर्टेन है कि हाँ 31 तो होगा, लेकिन 31 के बाद कितना होगा, इसके लिए हम सर्टेन नहीं है। 0.2, 0.3, 0.6, इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया क्या? तो अब आता है रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको कैसे जानेंगे, इसका रूल क्या है? तो देखिए, पहला रूल क्या कहता है? कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा, जैसे इसमें कितना नॉन जीरो डिजिट है भाई? 31.6। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा, जीरो का रूल अलग, अभी हम नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। किसी भी, जैसे हमने कहा 625 या 76.325, तो सर इसमें 3 नॉन जीरो, इसमें 5 नॉन जीरो, दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 3। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 5। तो किसी भी मेजरमेंट में जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा, ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? आइए, उसको नहीं मिटा रहे, वो एग्जाम्पल आपको समझने में हेल्प करेगा, उसको नहीं मिटा रहे। दूसरा रूल क्या कहता है? ऑल द जीरो अपियरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। सारा जीरो जो 2 नॉन जीरो के बीच में आता होगा, जैसे 2007, तो यहां पर ये जो 2 जीरो है, कहां पर आ रहा है? 2 और 7 के बीच में ना, तो इट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर। या फिर 3720736, यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? तो सर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तो नॉन जीरो है, लेकिन जीरो बीच में है, नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए ये भी, यानी टोटल 6 सिग्निफिकेंट। इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है? ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलिए, तीसरा रूल क्या कहता है? ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट जो है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ना, इसको थोड़ी देर के बाद समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट वाला रूल थोड़ा जान ले, है ना? अभी इस तीसरा प्रॉपर्टी को पेंडिंग रखते हैं, बस 2-4 मिनट, है ना? आइए, नंबर 4, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कह रहा है? सभी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में होगा, जैसे 650, तो ये कहां है? ये नॉन जीरो के लास्ट में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया सर? 2, ओनली 6 और 5।
all the zero right to the all the zero to the right of last non-zero digit. लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर कोई जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर लेकिन वही दो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होगा। चलिए नंबर 5 में आइए। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब डेसिमल का बात हो रहा है। अब डेसिमल का बात हो रहा है कि ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, यानी कैसा देखिएगा। ये पांचवा के लिए 0.000732, यहां देखिए ये जो जीरो है ये 3 जीरो, ये कहां है सर? दशमलव के राइट में बट नॉन जीरो के लेफ्ट में, इसलिए ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। रूल क्या कह रहा है? राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अच्छा लेकिन ऐसा रहे तो सर 2.00063, अब बताइए तो 2.00063, तो सर ये जो जीरो है दशमलव के तो राइट में है लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में तो होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि रूल कहता है दशमलव के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में। लेकिन भैया यहां 2 तो लग गया। अब देखिए तो ये जो जीरो है 2 और 6 के बीच में आ गया ना, तो 2 नॉन जीरो के बीच में आ गया। अगर यहां 2 नहीं होता, ऐसा होता, जीरो होता, तब ये जीरो काउंट नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या हो गया? पॉइंट, ये जो 3 जीरो है दशमलव के राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में है, लेकिन साथ में इधर 2 है, तो 2 और 6 के बीच में भी तो आ गया, इसलिए ये होगा। लेकिन यहां पर ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों दशमलव के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में है। ओके, आइए नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब यही कह रहा है कि अगर वो जीरो दशमलव के राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, अगर सारा जीरो दशमलव के राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे हम कह रहे हैं छठा रूल में देखिए 0.00350। अब यहां पर देखिए ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? दशमलव के राइट में तो है लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में है। ध्यान देंगे, दशमलव के राइट में लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में, इसलिए ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जीरो कहां है भैया? ये वाला जीरो कहां है? ये वाला जीरो कहां है? दशमलव के राइट में तो है, नॉन जीरो के भी राइट में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। ये रूल है। तो ऑल द जीरो राइट टू द डेसिमल एंड राइट टू द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब आ जाइए भैया, हम लोगों ने जो पहला छोड़ा था, तीसरा कह रहा था कि अगर सिंगल नॉन जीरो डिजिट है तो उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिंगल नॉन जीरो डिजिट जैसे 5, 8, 6, यानी हम बोल सकते हैं सर 1 to 9,
1 to 9। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो कहता है इनफाइनाइट। कैसे सर? तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 9.9 को 9.0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो यहां पर जो 0 है डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के राइट में, दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट। इसलिए ये रूल ऐसे बना है कि अगर कोई सिंगल नॉन जीरो डिजिट है तो वो उसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1 से 9 के बीच सिंगल नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे होगा समझाने के लिए ये वाला पॉइंट जानना जरूरी था। आइए 7 नंबर, इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन समझ में आता है ना, डेसिमल में लिखना और 10 टू द पावर में, जैसे हम क्या कर रहे हैं 625 है तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर, तो लास्ट में डेसिमल यहां था इसको यहां ले गए तो 2 डिजिट डिस्प्लेस कराए तो 2। लेकिन अगर ऐसा ही है 0.000625 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो क्या करना होगा, यहां पर भी वही एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। तो ये भी हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 1 2 3 4 -4। चूंकि इधर से गए हैं तो माइनस, इधर से जाएंगे तो प्लस। तो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखा जाएगा तो 10 के पावर में जितना भी 0 होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे समझिए ना 625 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो यहां पर भी 6.25 3, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन में अगर तो 10 के पावर में अगर 0 है तो वो 0 काउंट नहीं होगा, किसमें सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर बेस नंबर में 0 है, लेकिन अगर बेस नंबर में 0 है 1.230 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये 0 जो है काउंट हो जाएगा। क्यों काउंट हो जाएगा सर? क्योंकि ये 0 दशमलव के राइट में है और नॉन जीरो के राइट में। लेकिन जब इससे गुना कर देंगे ना तो ये सब 0 उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए कह रहा है कि बेस नंबर में अगर 0 है तो रूल है ये, बेस नंबर में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। लेकिन 10 के पावर में 0 है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आइए, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज इफ वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग यूनिट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें या मेजर करें, लेंथ को मीटर में मेजर करें 15 मीटर या 1500 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1500 सेंटीमीटर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है कि अगर यूनिट चेंज कर देंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज इफ वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। समझ में आ रहा है? जैसे बोले तो रहे 15 मीटर 15 मीटर, तो 15 में कितना सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट 2 है, 1 और 5। 1500 सेंटीमीटर, 15 मीटर एंड 1500 सेंटीमीटर, बताइए क्या हो जाएगा भाई? तो 15 मीटर में 2 सिग्निफिकेंट और 1500 में, अरे ये 2 जीरो तो नॉन जीरो के लास्ट में है, ये तो काउंट होगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये भी यहां पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर और यहां पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब आ जाइए 9 लास्ट। करा द एग्जैक्ट नंबर अपियरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैव इनफिनाइट। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो 4 क्या है? एग्जैक्ट नंबर, तो 4 इज एन एग्जैक्ट नंबर, सो इट हैज इनफिनाइट सिग्निफिकेंट। सिंगल डिजिट वाला रूल, एग्जैक्ट नंबर अगर है तब,
एग्जैक्ट नंबर यानी होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर एग्जैक्ट नंबर है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, क्या या 2 इज एग्जैक्ट नंबर, तो 2 का कितना सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सारा रूल याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि पिछले साल भी सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में था। तो देखिए 3 ही टॉपिक तो है, यूनिट, डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत हार्ड तो नहीं है। अब रूल क्या कहता है? अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर का मैथमेटिकल ऑपरेशन का रूल कि अगर हमको दो नंबर को प्लस करना हो तो उनका रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, माइनस करना है तो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो क्या कह रहा है? कह रहा है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन्स एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है कि अगर हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं और हमको जो है आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना है, तो आंसर में उतना ही डेसिमल प्लेस होगा जितना कि जिनको जोड़ा गया है उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके पास था। जैसे कि देखिए यहां पर हमने इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसके पास कितना डेसिमल का प्लेस है? दशमलव के बाद कितना अंक है? 2, इसके पास 1, इसके पास 1। तो इनको जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए इनको जोड़ दिए इतना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो इसको राउंड ऑफ करके हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 663.8 ये हट जाएगा। अगर यहां 5 या 5 से ज्यादा हो तो राउंड ऑफ का रूल से हटाते, है ना। लेकिन अभी इतना ही आया तो फिर अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 663.8 ग्राम ओनली। समझ में आ रहा है? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है कि अगर हम 2-3 संख्या को जो घटाओ में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, अगर हम 2-3 संख्या को जोड़ रहे हैं भाई, तो जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट कितना होगा? तो जोड़ने से पहले सबसे कम दशमलव का संख्या जिसके पास है उतना ही दशमलव का संख्या हमारे रिजल्ट में भी होना चाहिए। इट इज द रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कह रहा है, थोड़ा सा रूल अलग है। कह रहा है कि जिनको मल्टीप्लाई किया गया है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होगा हमारे आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी कि जैसे इसको मल्टीप्लाई किया गया और इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3। ये 0 काउंट होगा ना, 2 और 2 के बीच में है। तो जब इनको गुना कर दिया जाएगा, देखिए इतना सारा नंबर आ गया, लेकिन इतना सारा नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे आंसर में मात्र 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए हमने नोट्स में लिखा हुआ। अगर बच्चों ये असाइनमेंट आपको चाहिए तो इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आज हम फिर लिख देते हैं, 9507521433। हम पीडीएफ बना के भेज देंगे। और अगर आप लोग हजारीबाग के रहने वाले हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोचिंग का नाम है फाउंडेशन, जो हमारा चैनल का नाम है फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, है ना। हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके ये आप हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल हमसे ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो डिवीजन में भी यही रूल है। क्या कह रहा है? इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब
आंसर तो इतना सारा आ गया, तो क्या इतना सारा आंसर लिखेंगे सर? नहीं, आंसर लिखना होगा हमको इन दोनों में। अब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर देखिए इसके पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा 8.46, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारे आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ओके बच्चों, तो ये 2 वीडियो हमारा थ्योरी का हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो से क्वेश्चंस को जानेंगे यूनिट डायमेंशन से। अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब आपके एग्जाम में एवरी ईयर, इसके अलावे और भी इससे बाहर बच्चों आपका अभी तक हम जो असाइनमेंट बनाए हैं अभी तक तो इससे बाहर नहीं पूछा है। एकाध साल कभी कभी, एकाध साल क्या मान लीजिए 10 से 20% क्वेश्चन बाहर से रहते हैं, तो उतना चलता है ना, उतना चलता है। आप कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा तो उतना क्वेश्चन अपने से भी कर लीजिएगा, लेकिन लगभग इसी टाइप का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा। तो हम लोग अब पहला लेसन का थ्योरी को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो से तीसरा वीडियो, देखिए 3 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। पिछले दिन हमने कहा था कि 5 वीडियो, लेकिन हमको आइडिया नहीं था वीडियो को मर्ज करके एडिट करने का, तो हमने देखा, सीखा, तब जो 2 वीडियो यूनिट का बना था उसको 1 वीडियो में कन्वर्ट कर दिए, और डायमेंशन का जो 2 वीडियो बन रहा है इसको 1 वीडियो में कर देंगे। तो 1 वीडियो यूनिट, 1 वीडियो डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर, और 1 वीडियो आपका आ जाएगा किसका, न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। न्यूमेरिकल नहीं कहिए, इसमें आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली PYQ ही नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नहीं आए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं तैयारी इससे हो जाएगा, तो फिर से वही बात, like the video, comment on the video and share the video with your friends, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, है ना। ओके, बाय।